होगा हर झूठ का पर्दाफाश। हर क्षेत्र की खबर लाएंगे आपके पास। आएगी हर ताजा खबर सबसे पहले आपके पास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। डीएम को तो फुर्सत होती नहीं, पता चला कभी यहाँ बैठो, कभी एनजीटी ने बुलाया, कभी हाई कोर्ट ने बुलाया, कभी 10 केस हाई कोर्ट में लगे, कभी यहाँ लगे, कभी वहां लगे। सारा दिन भर नाचते रहो 18 घंटे, मतलब 18 घंटे तो नहीं, 14 घंटे तो घूमना ही पड़ता है। और जिसके पास टाइम है उसको पता नहीं उसे करना क्या है। कैसे सिलेक्ट किया, कितने खेतों में तुमने डेमोन्स्ट्रेशन किया? आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इन्होंने जिस गांव में डेमोन्स्ट्रेशन किया 6 साल से हैं, ये पूरा मुझे बना के दीजिए, निकालिए इसको और ये बताइए मुझे ऑन द बेसिस ऑफ क्राफ्ट कटिंग पैटर्न, क्योंकि क्राफ्ट कटिंग ब्लॉक वाइज, कम से कम ब्लॉक में तुम्हारे हर एक गांव में क्राफ्ट कटिंग होती है। कभी कभी कोई एक गांव तो ऐसा होता होगा जहाँ क्राफ्ट कटिंग होती होगी। ठीक है, फिर स्पोर्ट वर्क करना है, फिर वसूली करनी है कि कोई बकायेदार है उसकी वसूली करनी है। ठीक है, फिर बहुत सारी कमेटियों का अध्यक्ष उसको देखना है, फिर बहुत सारी चीजें 68 विभाग हैं, सभी को रिव्यू करना है। तो आपको क्या काम दिया गया? आपको ब्लॉक में क्या काम दिया गया है, बताओ ना, क्या क्या करते हो? कोई दूसरा बीटीएम बताए क्या क्या करता है? कहाँ पे तुम कहाँ तैनात हो? आप क्या क्या काम करते हो? विभाग वाली जितनी योजनाएं हैं उनको किसानों तक क्या पहुंचाना। ये तो मैं भी बोल आपका का जो काम है वो सीधे सीधे आपका काम है, पॉइंट वाइज। सर आप जो तकनीकियां हैं उनके प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों तक क्या करते हो? किसानों का क्या तकनीक का प्रचार प्रसार करते हो? सर जैसे फसल वाइज बता दो ना। देखो, पहले तुम किस काम के लिए लगे हो वहाँ पे? ये प्रचार प्रसार के लिए लगे हो, कृषि रिलेटेड तकनीक और प्रबंधन। ठीक है, तो कृषि रिलेटेड तकनीक जो है, अब आपको सबसे पहले आना है कि कृषि में क्या क्या होता है। 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की। ठीक है, रबी में तुम्हारा क्या रोल होता है, क्या काम रबी के सीजन के दौरान करते हो, खरीफ के सीजन के दौरान क्या रोल होता है तुम्हारा, और जायद के दौरान तुम्हारा क्या रोल होता है। ऐसे जो है 3 पार्ट में बांट के रबी के दौरान क्या करते हो किसानों के बीच में जाकर? सर रबी के फसल में जो है गेहूं और सरसों की डेमोन्स्ट्रेशन कराना। ठीक है, क्या डेमोन्स्ट्रेशन कराते हो? सर एक तो फार्म स्कूल हो जाता है, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि लाइन से लाइन स्विंग होती है सर, वो करवाना खेतों में। कहाँ पे करवाते हो? नहीं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले किसी के खेत का चयन करते होगे। ठीक है यार, तुम लोग क्या है ना, इनको कोई ना तो ट्रेनिंग होती है और ना तो गाजियाबाद में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी थी। उसने पति के सिर पर पहले गोली मारी थी और उसके बाद उसका एक हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया था। इसके बाद पति की लाश को बॉयफ्रेंड के घर में 6 फुट गहरा खड्डा खोदकर दबा दिया था। 4 साल बाद गाजियाबाद पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए सोमवार को कंकाल बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम और डीएनए की जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गाजियाबाद के थाना नंदग्राम इलाके के गांव सिकरोड़ में रहने वाले चंद्रवीर सिंह और पप्पू के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। काफी खोजबीन के बाद उनका कोई सुराग नहीं लगा। गाजियाबाद एएसपी ने पुराने कुछ अनसुलझे केस उनको दोबारा खोला, जिनकी जांच अलग अलग टीम को दी गई थी। बेटी ने उन्हीं पर शक जताया। क्राइम ब्रांच चंद्रवीर के पड़ोस में रहने वाले अरुण और अनिल को हिरासत में ले लिया और उससे जो कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारी घटना पुलिस के सामने उगल दी। पूछताछ में अरुण ने पुलिस को बताया कि 2017 से उसका चंद्रवीर की पत्नी सविता से प्रेम प्रसंग था। दोनों को चंद्रवीर ने कई बार आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसको लेकर चंद्रवीर सविता को मारता पीटता था। अरुण ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या करने से पहले ही अपने घर में 6 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया था। 28 सितंबर 2018 की रात चंद्रवीर शराब पीकर घर आया और वह सो गया। सविता ने फोन कर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। अरुण ने तमंचे से पहले सिर पर गोली मारकर सोते हुए चंद्रवीर को मौत के घाट उतार दिया। अरुण ने चंद्रवीर के हाथ में चांदी के कड़े को निकालने के लिए उसके हाथ को काट दिया और हाथ को जंगल में फेंक दिया।
उसके बाद लास्ट में जाकर उसने अपने घर में गड्ढे के अंदर दबा दी और ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर डाल दिया। 18 में सियानी गेट थाने पर एक मुकदमा लिखवाया गया था 364 का चंद्रवीर के लापता हो जाने के संबंध में। तब पुलिस के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली थी, तब इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। अभी क्राइम ब्रांच को इसमें कुछ लीड्स थी जिनके आधार पर उन्होंने क्राइम ब्रांच ने इस केस को टेकअप किया और हमने इस पर काम किया। तो फिर ये केस वर्कआउट हुआ कि इसमें मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलके उसकी 4 साल पहले हत्या कर दी थी और उस पुरुष के घर में ही पति को मृतक को 6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया था उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप, अधिकारी ने डाला डेरा। असमोली थाना क्षेत्र के गांव रामनगर में हेपेटाइटिस से 2 मौतें हुई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए रामनगर गांव में अधिकारियों ने डेरा डाला, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा, उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल जितेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी, थाना प्रभारी असमोली संजय कुमार, विकास खंड अधिकारी कमलकांत आदि अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि हम बार बार गांव में आकर चिकित्सा कैंप लगाएंगे और जांच करवाएंगे। ग्रामीणों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि यहाँ पीने का पानी लायक नहीं है, पानी बहुत ही गंदा है, समरसेबल एवं नलों में पानी पीले रंग का आता है, लेकिन कोई भी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आपके गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार कैंप लगाए जाएंगे, सभी की जांच की जाएगी। सीएचसी पर जाते हैं दवाई लेने के लिए तो पूछते हैं कहाँ से आए, कौन से गांव से, रामनगर का नाम लेते हैं तो मना कर देते हैं, हम नहीं देख रहे इस पेशेंट को। क्यों? सीधा से जवाब देते हैं उस गांव में काला पीलिया जाते हैं। किसने बोला आपको ये बात? ये कौन है? बोली मैडम। ये आशा है। तुम आशा हो? इसी घर की हो? नहीं, इसी घर के नहीं है। किसने की? नहीं, जांच कराने ले जाते हैं गर्भवतियों को तो यही कहते हैं काला पीलिया। यहाँ जांचे भी कैंप भी लगे हैं इस गांव के अंदर और पूरे गांव में काला पीलिया आया है, ये हेपेटाइटिस सी का। उसको नहीं मना कौन कर दवा तुमने अभी कहा ना कि दवा तो क्यों नहीं कहा डॉक्टर से भी कैंप लगाओ यहाँ पे? कई बार से तो कैंप आए नहीं दिया है। सभी का स्वागत है। खोखा और पेटी नाम बहुत चर्चित है। जी हाँ, यह नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोगों से कार के कोड के तौर पर लिया जाता है। खोखा मतलब करोड़ रुपए और पेटी मतलब लाख रुपए, लेकिन गाजियाबाद में इसके चर्चे किसी और काम के लिए होते हैं। खोखा मतलब रेड़ी पटरी पर ठेले लगाने की प्रक्रिया होती है, जिसके एवज में सरकारी खाते में लगभग 1 लाख। तो ये सभी संबंधित विभागों को बोला गया कि अपने सब पूरा करके भेजें, लेकिन उसमें उनको भी यूज किया गया था कि वर्क ऑर्डर या तो टेंटेटिव इवेंट स्टेजेस में या खाली वर्क ऑर्डर जाने, लेकिन मौके पे काम करना। सर नमस्कार, संख्या मुझे याद सर नमस्कार सर, मैं विशाल सर आपके सामने बात करना चाहता हूँ मीडिया से। गाजियाबाद नगर निगम सर अपने वेस्ट मैनेजमेंट में हमेशा से प्रखर रहा है, हमें भी अच्छा लगता है खबरें करते हुए। नहीं, उस बुकलेट में वो मेरे से ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैंने शिकायतों के साथ पता कराया तो इसके वर्क जो टेंडर की प्रक्रिया है उनको भी यूज किया गया। आइडियली जो काम मौके पे 4 अवस्था में कंप्लीट हो गया उनको लिया जाता था। तो ये सभी संबंधित विभागों को बोला गया कि अपने सब पूरा करके भेजें, लेकिन उसमें उनको भी यूज किया गया था कि वर्क ऑर्डर या तो टेंटेटिव इवेंट स्टेजेस में या खाली वर्क ऑर्डर जाने, लेकिन मौके पे काम करना। सर नमस्कार, संख्या मुझे याद सर नमस्कार सर,
मैं विशाल ठाकर आपके सामने बात करना चाहता हूँ यूनियन इंडिया से गाजियाबाद नगर निगम सर अपने वेस्ट मैनेजमेंट में हमेशा से प्रखर रहा है। हमें भी अच्छा लगता है खबरें करते हुए और हमारे अधिकारी कर्मी निवासियों की सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। लेकिन सर होता क्या है कि एक नई इमारत बनती है, तो इमारत बन गई है और कुछ ही सालों बाद हम देखते हैं उसमें सीलन आने लगी, दीवारें कमजोर होने लगी और एक टाइम पे आती वो धराशायी हो जाती है। तो धराशायी ना होने के लिए सर ज़रूरत है कि हम उसे मरम्मत करें टाइम टू टाइम। तो ऐसे ही सर आप अपना बिजी टाइम निकाल के जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव मटेरियल है उस पर वर्जन अवेलेबिलिटी बनाए। अगर हमें वर्जन मिलते रहेंगे तो हम आगे उससे बात को रख पाएंगे, कवर कर पाएंगे। और दूसरा मेरे आपसे क्वेश्चन है, एक पहला हमारे पास बायो CNG प्लांट का विरोध हो रहा है। ये जो विरोध है आपके संज्ञान में आया होगा, लोग कह रहे हैं कि मानकों पे नहीं बना। दूसरा हमने सर सेल्फ सैनिटेशन डे घोषित किया है और अच्छी पहले इंदौर की तरफ से हमारा शहर साफ होगा, लेकिन इसके पीछे की सर हमारी क्या रिसर्च है और क्या निवासियों ने इसे एक्सेप्ट किया है? क्योंकि मैंने कुछ सोसाइटी से बात की तो वो कह रहे थे कि हमें करना होगा इस पे काम। तो हम कैसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को और क्या रिजल्ट इसके हमें मिलेंगे? रिगार्डिंग बायो CNG प्लांट आई वुड लाइक टू टेल कि अभी इंदौर में 4 शहरों के नगर आयुक्तों को बुलाया गया था, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ और शाहजहाँपुर और प्रयागराज 3 को बुलाया गया था, प्रयागराज, लखनऊ एंड गाजियाबाद। तो बायो CNG प्लांट का उधर डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिया गया इंदौर में। तो बायो CNG प्लांट के बारे में मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि क्षेत्र के लोगों से कि उन्हें बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बायो CNG प्लांट में वेट वेस्ट आएगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो कवर्ड हो गया है, जहाँ से वो सोर्स एग्रीगेटेड होके कवर्ड व्हीकल्स में आए और कवर्ड व्हीकल से ही कॉम्पैक्टर्स और ट्रॉमर्स में चला जाए और आगे जो उसके बायोडाइजेस्टर्स हैं हमें। तो ये जो प्लांट इंदौर में क्रियाशील है, इसकी एक 2.5 या 3 मिनट की वीडियो है जो मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिस बार शेयर करूँगा। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो किसी MNC का ऑफिस टाइप जगह है। वहाँ पे मतलब जैसे हमें नॉर्मली हम देखते हैं कि देखने लायक दृश्य भी नहीं होते, जो गंदगी फैली होती है ओपन में, रबिश फैला होता है ग्राउंड पे, वैसा कुछ भी नहीं है उसमें। और समुदाय के लोग गुरु नानक पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और वाहिगुरु का जाप करते हैं। कुछ इलाके में तो ढोल मजीरों के साथ प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। इस साल की गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को मनाई जा रही है। गुरु नानक जी के जीवन की एक ऐसी खास घटना है जो लोगों के जीवन में आज भी एक यादगार के तौर पर है। एक बार गुरु नानक जी मक्का मदीना की यात्रा पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों के साथ बड़ी इच्छा गुरु नानक ने हाजी का भेष धारण करके अपने शिष्यों के साथ मक्का की यात्रा की। गुरु नानक की मक्का यात्रा का विवरण कई धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक किताबों में भी मिलता है। जैन लपुद्दीन की किताब तारीख अरब ख्वाजा में भी गुरु नानक जी की मक्का यात्रा का जिक्र हुआ है। उसमें ये अपनी बायोडाइजेस्टर एंजाइम्स डालते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से और अलग केमिकल ट्रीटमेंट से फिर उसमें से CNG प्रोड्यूस होती है। तो CNG 2 तरह की होती है। एक तो वो CNG जो हमें अंडरग्राउंड मिलती है, जैसे पेट्रोल डीजल मिलता है, वो नॉन रिन्यूएबल होती है और उसमें पॉल्यूटेंट्स की मात्रा भी अलग होती है। जो बायो CNG होती है, बायो CNG प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक विजन प्रोजेक्ट है, उन्होंने मन की बात में कई बार बोला और गुजरात में कई ब्रांच चालू है इसके। तो बायो CNG इसकी जिसमें बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें मीथेन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के जो गैस निकल के आती है दैट इज बायो CNG। और इसका फायदा ये होगा कि ये जो कमर्शियल रेट्स हैं CNG से उनसे ₹1 to ₹5 कम रेट्स पे मिलेगी निगम को भी और इनके बाकी एंड कंज्यूमर्स को भी। सर कब से शुरू होगा प्लांट का और कब से मतलब क्या एक्सपेक्टेड डेट है इसके तैयार होने की? ये प्लांट इसकी जो फर्स्ट स्टेज है अगले साल मार्च में कंप्लीट हो जाएगी और पूरा ऑपरेशनल ये सितंबर एंड तक हम आशा कर रहे हैं। जो
DPR है उसके अकॉर्डिंग सितंबर से ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। क्या क्या हुआ इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे तो भी नॉलेज नहीं है, मैं आपको कॉस्ट की बता रहा हूँ, लेकिन निगम का पैसा कॉल किया निगम। सर एमएन साहब एक सवाल मेरा है, इस शहर के अंदर एक तरीके से मान लो कि कोके का बहुत बड़ा कारोबार मेरे पास अगला नोटेड है, बस एक बार आ जाओ, बायो सीएनजी और सेल्फ सैनिटेशन डे के बाद हो गए नोटेड है, तो इसे कंक्लूड कर देता हूँ। तो इसमें बेसिकली बायो सीएनजी प्लांट के एडवांटेजेस ये कि निगम को इसमें अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है, ये एफआईआर कर रहे हैं, उन्हें ये लीड फंड मिलता है इंटरनेशनल एजेंसी से, तो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है। कार्बन क्रेडिट्स होने में कार्बन क्रेडिट्स के लिए इन लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है, इसमें निगम का पैसा नहीं लगेगा। निगम को खाली उन्हें 300 टन पर डे वेट वेस्ट अवेलेबल कराना है, जो निगम अभी भी अपनी अलग अलग फैसिलिटीज में भेज ही रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे शिकायत आती है कि ओपन में है या कई बार बिजली जो मशीन काम नहीं कर रही उसमें, तो 300 टन पर डे जो वेट वेस्ट है वो जैसे अभी हमारी गाड़ियाँ प्रोसेसिंग लेके जाती है वैसे ही एरा वाले बायो सीजी प्लांट लेके, तो हमें खाली वेट वेस्ट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा 74 लाख पर 74 लाख रुपीज़ पर ईयर की रॉयल्टी भी हमें देंगे और 1 से 5 रुपये सीएनजी हमें देंगे, और सारे जो इनके दौर में जैसे सर्विस है उसी खर्च पे ऑपरेशन में। नमस्कार, HBN लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खोखा और पेटी नाम बहुत चर्चित है। जी हाँ, यह नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोगों से कार के कोड के तौर पर लिया जाता है। खोखा मतलब करोड़ रुपए और पेटी मतलब लाख रुपए, लेकिन गाजियाबाद में इसके चर्चे किसी और काम के लिए होते हैं। खोखा मतलब रेड़ी पटरी पर ठेले लगाने की प्रक्रिया होती है, जिसके एवज में सरकारी खाते में लगभग 1 लाख ₹30,000 जमा करके स्थान मिलता है, लेकिन इस समय खूब खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का, तभी तो इसके बदले लिए जा रहे हैं 3 लाख से लेकर 5 लाख से भी अधिक रुपए। इसी सब कई मुद्दों पर 11/11/2022 को नगर आयुक्त नितिन गौड़ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुई जनता की समस्याओं पर विशेष प्रेस वार्ता, जो कि इस प्रकार है। चलिए आप जानते हैं प्रेस वार्ता में क्या कहा नगर आयुक्त नितिन गौड़ जी ने। हमारे अधिकारी कर्मी निवासियों की सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं, लेकिन सर होता क्या है कि एक नई इमारत बनती है, तो इमारत बन गई है और कुछ ही सालों बाद हम देखते हैं उसमें सीलन आने लगी, दीवारें कमजोर होने लगी और एक टाइम पे आके वो धराशायी हो जाती है। तो धराशायी ना होने के लिए सर जरूरत है कि हम उसे मरम्मत करें टाइम टू टाइम। तो ऐसे ही सर आप अपना बिजी टाइम निकाल के जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव मोबिलिटी है उस पर वर्जन अवेलेबिलिटी बनाए। अगर हमें वर्जन मिलते रहेंगे तो हम आगे उससे बात को रख पाएंगे, कवर कर पाएंगे। और दो सर मेरे आपसे क्वेश्चन है, एक पहला हमारे पास बायो सीएनजी प्लांट का विरोध हो रहा है, ये जो विरोध है आपके संज्ञान में आया होगा, लोग कह रहे हैं कि मानकों पे नहीं बना। दूसरा हमने सर सेल्फ सैनिटेशन डे घोषित किया है और अच्छी पहले इंदौर की तरफ से हमारा शहर साफ होगा।
लेकिन इसके पीछे की सर हमारी क्या रिसर्च है और क्या निवासियों ने इसे एक्सेप्ट किया है? क्योंकि मैंने कुछ सोसाइटी से बात की तो वो कह रहे थे कि हमें करना होगा इस पे काम, तो हम कैसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को और क्या रिजल्ट इसके हमें मिलेंगे? रिगार्डिंग बायो सीएनजी प्लांट आई वुड लाइक टू टेल कि अभी इंदौर में 4 शहरों के नगर आयुक्तों को बुलाया गया था, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ और शाहजहाँपुर, प्रयागराज 3 को बुलाया गया था, प्रयागराज, लखनऊ एंड गाजियाबाद। तो बायो सीएनजी प्लांट का डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिया गया इंदौर में। तो बायो सीएनजी प्लांट के बारे में मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि क्षेत्र के लोगों से कि उन्हें बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बायो सीएनजी प्लांट में वेट वेस्ट रहेगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो कवर्ड होके आए, जहाँ से वो सोर्स एग्रीगेटेड होके कवर्ड व्हीकल्स में आए और कवर्ड व्हीकल से ही कॉम्पैक्टर्स और ट्रॉमर्स में चला जाए और आगे जो उसके बायोडाइजेस्टर्स हैं उनमें। तो ये जो प्लांट इंदौर में क्रियाशील है, इसकी एक 2.5 या 3 मिनट की वीडियो है जो मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिस बार शेयर कर दूँगा। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो किसी MNC का ऑफिस टाइप जगह है। वहाँ पे मतलब जैसे हमें नॉर्मली हम देखते हैं कि देखने लायक दृश्य भी नहीं होते, जो गंदगी फैली होती है ओपन में, रबिश फैला होता है ग्राउंड पे, वैसा कुछ भी नहीं है उसमें। और समुदाय के लोग गुरु नानक पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और वाहे गुरु का जाप करते हैं। कुछ इलाके में तो ढोल मजीरों के साथ प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। इस साल की गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को मनाई जा रही है। गुरु नानक जी के जीवन की एक ऐसी खास घटना है जो लोगों के जीवन में आज भी एक यादगार के तौर पर है। एक बार गुरु नानक जी मक्का मदीना की यात्रा पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों के साथ बड़ी इच्छा थी। गुरु नानक ने हाजी का भेष धारण करके अपने शिष्यों के साथ मक्का की यात्रा की। गुरु नानक की मक्का यात्रा का विवरण कई धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक किताबों में भी मिलता है। जैन लबुद्दीन की किताब तारीख अरब ख्वाजा में भी गुरु नानक जी की मक्का यात्रा का जिक्र हुआ है। और में पूरी चॉकलेट इंश्योर की है, मतलब कहीं भी आपको है उसमें ये अपनी बायोडाइजेस्टर एंजाइम्स डालते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से और अलग केमिकल ट्रीटमेंट से फिर उसमें से सीएनजी प्रोड्यूस होती है। तो सीएनजी 2 तरह की होती है। एक तो वो सीएनजी जो हमें अंडरग्राउंड मिलती है, जैसे पेट्रोल डीजल मिलता है, वो नॉन रिन्यूएबल होती है और उसमें पॉल्यूटेंट्स की मात्रा भी अलग होती है। जो बायो सीएनजी होती है, बायो सीएनजी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक विजन प्रोजेक्ट है, उन्होंने मन की बात में कई बार बोला और गुजरात में कई ब्रांच चालू हुए इसके। तो बायो सीएनजी इसकी जिसमें बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें मीथेन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के जो गैस निकल के आती है दैट इज बायो सीएनजी। और इसका फायदा ये होगा कि ये जो कमर्शियल रेट्स हैं सीएनजी से उनसे ₹1 to ₹5 कम रेट्स पे मिलेगी निगम को भी और इनके बाकी एंड कंज्यूमर्स को भी। सर कब से ये शुरू होगा प्लांट का और कब से मतलब क्या एक्सपेक्टेड डेट है इसके तैयार होने की? ये प्लांट इसकी जो फर्स्ट स्टेज है जैसा मार्च में कंप्लीट हो जाएगी और पूरा ऑपरेशनल ये सितंबर एंड तक हम आशा कर रहे हैं। जो DPR है उसके अकॉर्डिंग सितंबर से ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। सर फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होगा इसमें? इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे तो भी नॉलेज नहीं है, मैं आपको कॉस्ट की बता रहा हूँ, लेकिन इसमें निगम का पैसा बहुत ही है। निगम सर एमएन साहब एक सवाल मेरा है, इस शहर के अंदर एक तरीके से मान लो कि कोके का बहुत बड़ा कारोबार मेरे पास अगला नोटेड है, बस एक बार आ जाओ बायो सीएनजी और सेल्फ सैनिटेशन डे के बाद कोका नोटेड है, वैसे कंक्लूड कर देता हूँ। तो इसमें बेसिकली बायो सीएनजी प्लांट के एडवांटेजेस ये कि निगम को इसमें अपनी कोई कन्वर्टी करनी पड़ रही है। ये एफआईआर कर रहे हैं, हमने ये लीड फंड मिलता है इंटरनेशनल एजेंसी से, तो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है। कार्बन क्रेडिट्स होने मिलते हैं, कार्बन क्रेडिट्स के लिए इन लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है, इसमें निगम का पैसा नहीं लगेगा। निगम को खाली उन्हें
300 टन पर डे वेट वेस्ट अवेलेबल कराना है, जो निगम अभी भी अपनी अलग अलग फैसिलिटीज में भेज ही रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे शिकायत आती है कि ओपन में है या कई बार बिजली जो मशीन काम नहीं कर रही होती है, तो 300 टन पर डे जो वेट वेस्ट है वो जैसे अभी हमारी गाड़ियाँ प्रोसेसिंग लेके जाती है वैसे एरा वाले बायोसीजी प्लांट के लिए, तो हमें खाली वेट वेस्ट प्रोवाइड कराना है। उसके अलावा 74 लाख पर 74 लाख रुपीज़ पर ईयर की रॉयल्टी भी हमें दी थी और 1 से 5 रुपये नीति हमें दी थी और सारे के दौर में जैसे ट्रांसफर है उसी खर्च में ऑपरेशन 5 दिवसीय पूर्व जन्म थेरेपी कार्यशाला ने निराश लोगों के जीवन में भरी नई आशा। पूर्व जन्मों के राज से असाध्य रोगों से मिली मुक्ति। डॉक्टर पीयूष सक्सेना। आयोजकों ने कार्यशाला का आयोजन कर पुण्य का किया कार्य। गुरु पवन सिंह सिन्हा। गाजियाबाद बुधवार 9 नवंबर 2022 को टीम TMLP एवं होलिस्टिक लाइफ केयर फाउंडेशन इंडिया द्वारा मुरादनगर में छोटी गंगा के किनारे चितौड़ा पुल के पास स्थित कल्पतरु आश्रम में आयोजित 5 दिवसीय पूर्व जन्म प्रतिगमन कार्यशाला का हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन देश के प्रख्यात आध्यात्मिक विभूति गुरु पवन सिंह सिन्हा मुख्य अतिथि रहे। मुंबई से पधारे PLR थेरेपी विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने बताया कि PLR थेरेपी न केवल अवसादग्रस्त लोगों के जीवन में आशा का संचार करती है, अपितु लाइलाज एवं क्रोनिक स्वास्थ्य समस्या, विकराल आर्थिक समस्या, अनसुलझे व बिगड़ते रिश्ते, मन में समाया किसी भी तरह का डर जिसका लाख कोशिशों के बावजूद समाधान न मिल रहा हो, उसका समाधान करती है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल के प्रतिनिधि देवेंद्र हितकारी ने सभी आयोजकों, अतिथियों तथा प्रशिक्षुओं का सम्मान किया। प्रशिक्षित PLR थेरेपिस्टों ने अपने गुरुओं व आयोजकों का आभार व्यक्त किया। गुरु नानक का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में श्री गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम उत्सव भक्ति भावना के साथ मनाया गया। अखंड पाठ साहिब के भोग उपरांत महान कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें भाई अहर मंजीत सिंह, जसप्रीत सिंह ने गुरबाणी कीर्तन कर संगत को निहाल किया। गुरु के वाणी संवाद कथा से क्षमा बांधे रखा। महिला सुखमनी सोसाइटी की ओर से सुखविंदर कौर, कर्मजीत कौर कीर्तन कर संगत को निहाल किया। वहीं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदू जागृति मंच की कार्यकारिणी के अजय शर्मा, अनंत अग्रवाल, समिति पंजाबी मंदिर दरगाह मंदिर की संगत में सेवा सहयोग दिया। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। गुरु पर्व की बधाई दी। सेवादारों में हरदीप सिंह, जगजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि लोगों का सहयोग रहा। रात्रि दीपमाला व कवि दरबार बच्चों को गुरबाणी पुरस्कार दिए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में सिख धर्म के प्रथम पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी उत्साह, भक्ति, श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया था। गुरु नानक देव का उपदेश था, वड छको, कीर्त करो, नाम जपो। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सारी इंडिया, सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है, बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है, जिसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें कीर्तन दरबार, निशान साहब चोले की सेवा, गुरु का लंगर अटूट बरताया जाएगा। गुरु नानक देव जी ने अंधविश्वास पाखंडों से ऊपर होकर आदर्श धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक जी के उपदेश आज भी सार्थक हैं। गुरु नानक देव जी सभी धर्मों सभी के मान्य हैं। जिनका जन्म स्थान ननकाना से पाकिस्तान में है, उनके शिष्य बाला और बरदाना, एक शिष्य उनका हिंदू था, एक शिष्य मतलब उसमें मुस्लिम था। आपस में भाईचारे का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व की सब संगतों को लख लख बधाइयाँ। इसी उपलक्ष्य में गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व मनाया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
संसार की नजर बाधा हमारे योगी जी के बाबा के खप्पड़ में जाए। महाराज जी सामने मैं तमाम हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में नई दिल्ली की युवा सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी हैं। एक अति महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ प्रेस वार्ता करेंगी। मैं आदरणीय दीदी मीनाक्षी लेखी जी से कहूंगा कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यासिर जी। और आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके समक्ष आई हूँ, वो विषय आप सबसे उससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर का विषय है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर ने वकील के माध्यम से एक लेटर बॉम्ब डाला है। और वो लेटर बॉम्ब जो है वो केजरीवाल जी के दफ्तर पे फटा है। और वो दफ्तर जो कि भ्रष्टाचार युक्त और गवर्नेंस मुक्त दफ्तर है, जहां पर सरकार को काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए वो ठीक स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, होने वाले काम नहीं कर रही है और नहीं होने वाले काम कर रही है। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार युक्त आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन ग्रस्त है। और उसमें लिखा है कि 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और 50 करोड़ रुपए असोला के फार्म हाउस में कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन दोनों ने मिलकर की। और उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन थी उसमें यही था कि हम पार्टी को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। और 50 करोड़ रुपए अगर महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, तो आप बताइए कि आपने महाठग से 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। यानी आप सोचिए कि महाठग से भी कोई वसूली कर सकता है, तो ये वसूली भाई जो हैं आज महाठग से वसूली का इल्जाम इनके सिर पर लगा है, जिसमें 50 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और उसमें असोला का फार्म हाउस भी बताया है। और ठीक तरीके से सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत का नाम, 2 मंत्रियों का नाम भी उसमें आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर, सुकेश के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि तुम 30 लोगों को इकट्ठा करो जो 500 करोड़ की फंडिंग दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के लिए कर सके। ये भी उसका कंटेंट है। इसके अलावा जिस विषय को मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ वो विषय ये है कि कानून के अंदर एक सिद्धांत होता है, नो वन कैन बी अ जज इन वन्स ओन कोर्ट। यानी मेरा ही अगर विषय है तो क्या उस विषय में मैं खुद जज, खुद वकील, खुद ही सब कुछ हो सकती हूँ। यह सिद्धांत सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस को खुद से निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर सकता। इस केस में जो समझने वाली बात है वो ये है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जहां हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी को कहा कि जो डिबेट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के बनाने वालों ने जब इन विषयों के ऊपर डिबेट किया, संविधान बनाने वालों ने, तो उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स थी उसका भी हवाला दिया। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ऐसे तमाम केसेस के अंदर कि भ्रष्टाचारी मंत्री बना रहे, ये इनके विवेक पर छोड़ा जाता है, चीफ मिनिस्टर के विवेक पर छोड़ा जाता है, सरकार के विवेक पर छोड़ा जाता है। और वो विवेक देखिए आप कि जेल का जिसके पास कार्यभार है
वो खुद जेल मंत्री है और जेल में बैठ के आनंद ले रहा है। और वो जेल में जो आनंद ले रहा है उसमें जो अफसर जो थे और जो अफसर इस विषय में जिनकी मिलीभगत पाई गई, उन सबको सस्पेंड किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन जो जेल मंत्री है वो उसी जेल में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जो उस विषय का हकदार है, एक पहली बात तो इस व्यक्ति को अब इतना भ्रष्टाचार होने के बाद मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही लोकतंत्र की तौहीन है, यही लोकतंत्र की अमान्यता का भाव है। और दूसरा, अगर वो बना हुआ भी है तो क्या वो व्यक्ति उसी जेल में रहेगा जिस जेल का अधिकार उसके पास है? वो जेल मंत्री है और जेल में खुद बैठा है, तो वो अपने अधिकार का गैर कानूनी तरीके से फायदा उठा रहा है। तो मेरी मांग रहेगी सरकार से भी, आम आदमी पार्टी की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और साथ ही इस देश की न्यायपालिका से कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर किसी और जेल में किया जाए। इसको दिल्ली की जेल में नहीं रखा जा सकता। ये सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये अंदर बैठ के वसूली का धंधा चला रहे हैं। और उसमें जो दूसरी बात पाई गई, उसमें यह भी बताया गया कि सत्येंद्र जैन के पास फोन उपलब्ध है जेल के अंदर, और फोन में AK2 के नाम से इनका अरविंद केजरीवाल जी का फोन नंबर उसकी डायरेक्टरी में मौजूद है, और उस AK2 से इन्होंने सत्येंद्र जैन के पास जो फोन है उस फोन पे बात की है। तो हम सब सुनते आए हैं, बड़ी लंबा समय मैंने कचहरी में निकाला है, और ये पता चलता है कि जो गैंग माफियाज होते हैं वो किसी तरीके से फोन स्मगल करते हैं अंदर और वहां से वसूली का धंधा चलाते हैं। यहाँ तो इनके मंत्री अंदर बैठ के मुख्यमंत्री से बात करके वसूली का धंधा चला रहे हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? तो इस विषय पर कार्रवाई हो, ट्रैकिंग हो, और साथ ही सत्येंद्र जैन को दिल्ली की जेल से किसी और जेल में दूर भेजा जाए, ताकि न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जा सके। डियर फ्रेंड्स, I am here to bring some very important aspects of the case pertaining to gentleman called Sukesh Chandrasekhar, who has actually thrown a letter bomb on the office of Arvind Kejriwal, where through his letter he has declared that he has bribed Arvind Kejriwal's office in Asola farmhouse through two of his ministers, one being a jail minister called Satyendra Jain and the other being transport minister called Kailash Gehlot, and 50 crore transaction has happened in which 50 crore has been paid to Arvind Kejriwal. And further in that letter he said that this particular amount was paid, and he was further asked to arrange 30 such people, a team of 30 people who are going to collect 500 crore worth of amount for the expansion of Aam Aadmi Party in southern India. And that was a job assignment given to Sukesh Chandrasekhar. As per this letter, through a tweet, he has been called Mahathug. Now from Mahathug is like a real criminal person who engages in extortion. Now somebody is extorting money out of an extortionist. There can be no bigger thug and no bigger extortionist than the Chief Minister himself, as represented by this letter. This letter is stating that if I am an extortionist, who are you? Because you are extorting money out of me. That's what the letter is saying. The letter is saying that if 50 crore has been extorted out of Sukesh Chandrasekhar, then who's a greater extortionist? The one who's extorting 50 crore and is further assigning a task of collecting 500 crore worth of money by collecting 30 more people for the expansion of the party in southern India. What needs to be seen in this case is that as per the debates, when the constitution was getting framed in the parliament way back between 47 and 1950, in the debate it was mentioned and it was debated as to what needs to be done in case the ministers and other office bearers are found to be engaged in corruption and such things. And giving that quotation, High Court passed an order, and I would request all of you to search that order. High Court passed an order in the past which nobody seems to talk about, and I think it's time to go back to that order of the High Court, where High Court said
that this is left to the moral and ethical value system of the Chief Minister and the Aam Aadmi Party, that a person who is found to be guilty of corruption continues to remain a minister. What can be worse that a person who is found guilty is continuing to remain in the position of a minister? In this case, it becomes further important that a person who is in charge of jails, under whose jurisdiction jails are functioning, is housed in the same jail. There is a principle in law that no one can be a judge in one's own case. Applying that principle to this particular case, a person who is in charge of jails continues to be in the same jail which works under his jurisdiction. And the best thing is that the officers who are found guilty in this particular case have been transferred or suspended, but this person, who is the jail minister, continues to remain in the same jail, so he will further exercise and misuse his powers to put pressure on other officers and misuse the facilities of the jail. So I demand that this person be either removed as the jail minister, or he be transferred out of this jail from Delhi and he be transferred out to any other jail other than the Tihar jail, because he will continue to misuse his power and continue to extort money, because there is an extortion racket which is operating out of Tihar itself, and none less than the minister himself seems to be engaged in it, and Chief Minister is also found to be engaged in it as per this letter. As per this letter, Sukesh has spoken to Arvind Kejriwal as the Chief Minister and has also said, as AK2, the number of Arvind Kejriwal is stored in the phone book of Satyendra Jain, and if AK2 is recorded and there is an extortion racket and money racket operating out of Tihar jail, a strict action needs to be taken. So my request to the government of Delhi, to the Lieutenant Governor of Delhi, to the judiciary, that this person, if Aam Aadmi Party and the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, is going to be so brazen, so loud and so immoral that they continue to keep this person as a minister in spite of charges being framed, in spite of being housed inside the jail, and they continue to keep him as a minister, in those circumstances, it is these people who need to take a call and transfer Satyendra Jain out of Tihar jail and keep him in another state, so that justice can take it, normal process can be followed. Otherwise, he will continue to misuse his office, and that office of being a jail minister, and continue to remain in the same jail where he's the officer in charge or executive in charge of the jail. He is not joining BJP. I can give it to you in writing. The fact is, this person was made a member of Aam Aadmi Party, and he's specifically claiming that the Chief Minister, Kailash Gehlot, along with Satyendra Jain, joined his dinner at a farmhouse in Asola, and he has paid the money. So so the onus of proof is on them who have received the money. And why I will believe, because I know this is the kind of thuggy they are doing with Delhi. There's not one scam, they are repeated scams. So I have every reason to believe this is how the expansion is happening. I have every reason to believe this letter, for the simple reason that whether it's excise policy or 2 lakh fake construction workers which have been found, they are engaged in scams one after the other. Why should I not believe this? And other thing, how is it that Satyendra Jain continues to be the minister of jails and continue to remain in jail? Is that not proof enough? That is a proof. I have every reason to believe this, because they are engaging in unethical, immoral behavior. And there are serious allegations leveled by Chandrasekhar. Arvind Kejriwal is still on a political tourism. He is campaigning in
गुजरात, and there he has just said that मैं झूठे बातें नहीं करता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फलना नाम दूंगा, मैं जो काम दिल्ली में करके आया हूँ वही काम करूँगा। तो अगेन ही अटैकिंग द। भैया मैं बड़ी साधारण भाषा में पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में क्या काम करके आए हो ये तो बताओ। स्कैम करके आए हो भाई। जेल में तुम्हारा जेल मंत्री बैठा है, अंदर से तुम एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हो, 500 करोड़ की मांग रखते हो, 30 लोग इकट्ठे करके लाओ जो 500 करोड़ देंगे। अरे हमने सुना था आज तक गैंगस्टर्स ये काम करते हैं कि उनके पास फोन होता है, फोन स्मगल किया जाता है और गैंग्स ऑपरेट करते हैं जेल के भीतर से। यहाँ तो तुम्हारा मंत्री जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट कर रहा है, ये काम तुम दिल्ली में करके आए हो। यमुना का क्या हाल है, ये दिल्ली में काम करके आए हो। पटेल नगर जैसी जगह में पानी नहीं पहुंचता, ये काम करके आए हो। एनसीडी को पैसे नहीं देते हो, तुम ये काम करके आए हो। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को दवाई नहीं मिलती है, ये काम करके आए हो। काम क्या करके आए हो बताओ दुनिया को। हम बता रहे हैं ना दुनिया में कि तुम क्या काम कर रहे हो, कि तुम्हारा मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल मंत्री है, उसी जेल में बैठकर अंदर से रैकेट चला रहा है, ये काम तुम करके आए हो। अरे सोचो, महाठग व्यक्ति से कोई पैसा निकलवा के उगराही कर सकता है, उससे बड़ा ठग होगा कोई क्या? रामकिंकर जी, Why DCs are silent on it? I don't think it is. See, my point is very simple, sir. My point is, if this person is jail mantri, continues to be in the same jail, on which ground can he be there? Is there something called morality? Is there something called ethics? Is there something called correct behavior? Anyone who's alleged to be wrong and charge sheet has been filed, that person should be extricated from the post of a minister. That's the thumb rule, number one. Number two, even if you believe that the person could be right and final order could be something else or whatever, you have suspended the officers. If you have suspended the officers who are found to be involved in this activity, how is the minister continuing to be there? I mean, the whole world knows, anyone who understands law also understands you can't be a judge in your own court. Simple as that. You transfer the matter out. मेरे खिलाफ अगर कोई केस होगा, उसका निर्णय मैं ही लेने वाली हूं क्या? आप अपनी सीवी खुद लिखने वाले हैं, आप अपना एसीआर खुद लिखने वाले हैं। आपके ऊपर कोई बैठ के उसको रिव्यू करता है या नहीं? ये व्यक्ति खुद जेल मंत्री है, जेल में बैठा है और मुख्यमंत्री को कुछ गलती नहीं दिखाई देती। आप बताइए, दुनिया बताए ना। अरे किसी भी जेल में भेजो, यहां नहीं रह सकता, कहीं भी भेजो, काला पानी भेजो भाई। और किसी का ये तो अपने आप को मान बोलते हैं, काला पानी भेज दो। आपका हो गया। Nothing. विषय Nothing. संबंधित सवाल प्लीज। विषय संबंधित। Thank you very much. अगर इस विषय पे कुछ पूछना है तो बताइए। विषय संबंधित कोई सवाल है आपके पास तो आप बताइए। हाँ हाँ बताइए बताइए अजीत। मेरा एक्शन देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ एक्शन, इन्वेस्टिगेशन, फाइनल रिपोर्टिंग, वो सब विषय थोड़ा प्रोसीजरल होता है। आपने जो इस कार्य में लिप्त अफसर थे उनको आपने सस्पेंड किया, आपने उनके खिलाफ चार्जशीट जब भी आएगी तब आएगी, लेकिन उनको हटाया वहां से। आप मुझे बताइए कि किस कानून, नियम, लोकतंत्र का भरोसा देते हुए ये व्यक्ति जेल मंत्री होते हुए अपनी ही जेल में रहेगा? वो तो अफसर आएंगे जाएंगे, वो दूसरे अफसर पे वही प्रेशर बनाएगा। थैंक यू सो मच।